शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद हमें आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत पास आ गई है, इसीलिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन करते रहें। तो हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत अभी तक पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद आपको पहला दूसरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, यानी पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग सारे क्वेश्चंस को भी देख लिए होंगे। तो हम लोग आज के इस सेशन में इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, इसीलिए पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो अभी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सारे बच्चे हमारे अच्छे से सारी बातों को समझ पाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में लाभ उठा पाएँ। तो हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसा आप लोग देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। हम लोग सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसका परिचय लेते हैं कि हमें एक्चुअली इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो चरों की संख्या होती है वह हमेशा दो होती है, यानी जो भी इक्वेशन दिया रहता है उसमें हमेशा दो चर प्रयोग किए गए रहते हैं और बेसिकली जो चर होते हैं वह x और y के टर्म में दिए होते हैं। तो चरों की संख्या इसमें कितनी पाई जाती है? दो पाई जाती है, जो हमें x और y के रूप में प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसे दो चर वाले कहते हैं। और रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी चर प्रयोग किए गए होते हैं x और y, उनकी अधिकतम घातें क्या होती हैं? हमेशा एक होती हैं। और हम लोग जानते हैं जब चर की अधिकतम घात एक होती है तो उसको क्या कहा जाता है? रैखिक कहा जाता है। तो इस प्रकार रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो चर होते हैं उनकी घातें कितनी होती हैं? एक होती हैं। और इसको समीकरण युग्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो समीकरण हमेशा एक साथ दिए होते हैं। दो समीकरण हमेशा एक साथ दिए होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण युग्म कहते हैं। और तो मिला के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या हो गया? जब कोई दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए गए होते हैं, जब कोई दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए गए होते हैं तो इसीलिए हम लोग इसको रैखिक समीकरण युग्म कह देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक या सामान्य रूप होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं, वो हमें किस प्रकार दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में, और तथा दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में। यानी हमें पूरे चैप्टर में दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए होंगे और जिनका व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और ये दोनों हमेशा एक साथ हमें दिखाई देंगे। अब पहले वाले समीकरण में जो a1 है वह किसका गुणांक है? x का। x के साथ किसका गुणा किया गया है? a1 का, इसीलिए a1 किसका गुणांक है? x का। और इसी तरह b1 y का गुणांक है, b1 y का गुणांक है, और c1 हमारा क्या है? पहले वाले इक्वेशन में अचर पद है। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण में जो हमारा a2 है वह x का गुणांक है, a2 जो है वह x का गुणांक है, और जो b2 है वह किसका गुणांक है? y का, और c2 क्या है? अचर पद है। तो हमें ये बात भी समझ में आई कि पहले वाले में a1 x का गुणांक है, दूसरे वाले में a2x का गुणांक है, पहले वाले में b1y का गुणांक है, दूसरे वाले में b2y का गुणांक है, पहले वाले में c1 अचर पद है, दूसरे वाले में c2 अचर पद है। हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे के सारे हमें दिखाई दे रहे हैं गुणांक और अचर पद, ये सभी किससे संबंधित होने चाहिए? रियल नंबर से। यानी हमें गुणांक के जगह पे और अचर पदों के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या दिखाई दे सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका व्यापक रूप और उसमें जो टर्म प्रयोग किए गए उसके बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ एग्जाम्पल केवल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 तथा 5x प्लस 7y प्लस 11 बराबर 0। तो यहाँ पे दो रैखिक समीकरण एक साथ लिखे गए हैं दो चर वाले, इसीलिए हम लोग इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल कहते हैं। इसी तरह दूसरा 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 और तथा 4x माइनस 11y माइनस 20 बराबर 0। तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह तीसरा 3/2x माइनस 5/7y माइनस 11 बराबर 0 और तथा
3/7x माइनस 11/3y माइनस 12 बराबर 0। तो इस प्रकार हम लोग प्रत्येक समीकरण में देख रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में देख रहे हैं कि हमें दो दो समीकरण दिए गए हैं, सब में दो दो चर प्रयोग किए गए हैं और सभी चरों की अधिकतम घातें क्या हैं, 1 है। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें और इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ से अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद और इस चैप्टर के शुरुआती बातें समझने के बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को एक बात याद रखनी है, एक बातें हम लोगों को नोट में याद रखनी है। हम लोग इसको चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहें, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहें, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय कहें, दोनों में से किसी भी शब्द का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों कह सकते हैं। चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय भी कह सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली इसकी जो टॉपिक है अब वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सॉल्यूशन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे और हम लोग कैसे सॉल्यूशन से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर कोई पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा चरों x और y, चरों x तथा y के युग्म के रूप में, चरों x तथा y के युग्म के रूप में प्राप्त किया गया, के रूप में प्राप्त किया गया वह हल जो दिए गए दोनों रैखिक समीकरणों को, जो दिए गए दोनों रैखिक समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करते हैं, एक साथ संतुष्ट करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हों तो हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा और अगर हम x और y का एक ऐसा पेयर ढूंढ लें जो x और y उन दोनों को एक साथ क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, तो x और y के रूप में वह जो पेयर हमें प्राप्त होता है सॉल्यूशंस का, उसी को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे, यानी दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों में x और y का प्रयोग किया रहेगा। अब हम लोग अगर x और y का एक ऐसा मान एक साथ प्राप्त कर पाए पेयर के रूप में जो उस दिए गए समीकरणों को एक साथ क्या कर रहा हो, संतुष्ट कर रहा हो, तो उसी पेयर को जो सॉल्यूशंस का x और y के रूप में प्राप्त होता है वही उस पूरे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वह कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहली विधि और जो सबसे पहला मेथड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त करने का, वह है हमारे पास आलेखीय विधि। कौन सी विधि है, आलेखीय विधि, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्राफिकल मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो सबसे पहली विधि हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे कौन सी विधि, ग्राफिकल मेथड। अब जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मान लेते हैं दिए रहते हैं, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं वह हमेशा किसी न किसी रेखा के समीकरण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जब किसी भी दिए गए समीकरण में वेरिएबल्स की अधिकतम पावर एक होती है, अधिकतम घात एक होती है, तो वह हमेशा लाइन का इक्वेशन बनता है। तो हम मान लेते हैं हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण इस प्रकार दिए गए हैं व्यापक रूप में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह पहली रेखा का समीकरण हो गया। तथा L2 सच दैट a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस प्रकार व्यापक रूप में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं। अगर हम इसको आलेखी विधि से हल करने जाएं तो हमें तीन स्थितियां प्राप्त होंगे।
जब हम इसको आलेखी विधि से हल करने जाते हैं तो हमें 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। कितनी स्थिति प्राप्त हो सकती है? 3 स्थितियां। कौन कौन सी, सब लोग ध्यान से देखें। जब हम लोग इन दोनों को हल करेंगे आलेखी विधि से तो ऐसा हो सकता है, जब हम लोग इन दोनों को आलेखी विधि से हल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक लाइन इस तरह जा रही हो और एक लाइन इस तरह जा रही हो। अर्थात जब दोनों का हम लोग ग्राफ खींचेंगे, यह मान लेते हैं L1 लाइन है, या मान लेते हैं L2 लाइन है, दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें। तो इस प्रकार से ये इसका जो हमें सॉल्यूशन है वह प्रतिच्छेदी प्राप्त हो सकता है। यानी रेखाएं कैसी हो सकती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं। तो जब हम लोग आलेखी विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं और हम लोग उन रेखाओं का ग्राफ खींचते हैं, तो हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या कर रही हो, प्रतिच्छेदित कर रही हो। और जब यह प्रतिच्छेदित करेंगी तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और जब ये प्रतिच्छेदित करती हैं तो यह हमेशा जो समीकरण युग्म है वह कैसा हल रखता है? अद्वितीय हल रखता है। कैसा हल रखता है? अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, केवल एक हल। केवल एक हल। तो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब वह रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी वह एक अद्वितीय हल रखेंगी। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। तो इस कंडीशन में हम लोगों को एक हल प्राप्त होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दिया गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय है उसके आधार पे जो दोनों रेखाएं हैं वह एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित ना करें, यानी दोनों रेखाएं कैसी हों? पैरेलल हों। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं ग्राफ के आधार पे। इसका मतलब L1 लाइन पैरेलल है किसके? L2 लाइन के। तो पहली जो स्थिति हो सकती है वह प्रतिच्छेदी हो सकती हैं रेखाएं ग्राफ के आधार पे, और दूसरी हो सकती हैं पैरेलल। और जब लाइन्स पैरेलल हो जाती हैं तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट प्राप्त नहीं हो सकता है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त नहीं होता है। और जब कॉमन पॉइंट या कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं का या इस समीकरण निकाय का या इस समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। कोई हल प्राप्त नहीं होता। इस स्थिति में जब 2 लाइंस या 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने पर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, समांतर हो जाएं, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित न करें, तो इस कंडीशन में यह पैरेलल की स्थिति शो करती है। और क्योंकि कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार के समीकरण युग्म का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। और तीसरी स्थिति होती है, कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो यह इस प्रकार की लाइन के रूप में प्राप्त हो कि दोनों जो लाइंस है वह एक ही रेखा को निरूपित करने लगे, यानी उसी लाइन पे L1 भी स्थित हो और उसी लाइन पे L2 भी स्थित हो। L1 और L2 एक ही लाइन को प्रदर्शित करने लगे, और जब वह दोनों एक ही लाइन को प्रदर्शित करने लगती हैं तो इस वाली स्थिति को हम लोग संपाती कहते हैं या कोइंसिडेंस कहते हैं। पहली वाली को इंटरसेक्टिंग कहते हैं, दूसरी वाली को पैरेलल स्थिति कहते हैं, और तीसरी वाली को कोइंसिडेंस यानी संपाती कहते हैं। और जब लाइन से संपाती होती हैं तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हमें प्राप्त होते हैं सब इसके सॉल्यूशन को शो करते हैं। और हम जानते हैं किसी भी दी गई लाइन पर हम लोग अनंत बिंदु ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखें, जब रेखाएं संपाती हैं तो इसका जो हल होता है वह क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब 2 रेखाएं संपाती की स्थिति को प्रदर्शित करने लगती हैं तब उनके कितने हल हो जाते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब रेखाएं समांतर हो जाती हैं तब उनमें कोई हल नहीं प्राप्त होता है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती हैं तो उनका एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अर्थात केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है। तो जब हमारी संपाती रहेंगी दोनों एक ही लाइन को प्रदर्शित करेंगी, जब पैरेलल रहेंगी तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक यूनिक पॉइंट पर, एक अद्वितीय बिंदु पर या केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग समझ पाए कि ग्राफिकल अगर हमें सॉल्यूशन बताना हो तो सबसे पहले हम उसका ग्राफ खींच लेते हैं, और ग्राफ खींचने के आधार पे हमें या तो ये स्थिति या तो ये स्थिति या तो ये स्थिति प्राप्त होती है। पहली स्थिति में केवल और केवल 1 सॉल्यूशन, दूसरे वाले में नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं, और तीसरे वाले में हमको अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, यानी बहुत सारे हल प्राप्त होते हैं। अब इन बातों को अच्छे से समझने के बाद
या आलेखीय जो विधि के अंतर्गत हमें जितनी भी स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, हम लोग उन सारी स्थितियों के ऊपर अच्छे से चर्चा कर लिए कि कब हमारा इंटरसेक्टिंग हो सकता है जब एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, और कब हमारा पैरेलल हो सकता है जब किसी पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और तीसरी स्थिति कब हमारा संपाती होगा जब अद्वितीय रूप से हमें अनेक पॉइंट क्या होंगे, प्राप्त होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इतनी बातों को समझने के बाद एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है संपाती। इसके बाद हमारा कंसेप्ट बनता है दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का संगत तथा असंगत, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का संगत तथा असंगत समीकरण युग्म का निर्धारण। अब हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट इसमें पढ़ना है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हों तो उनको हम लोग संगत रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे या असंगत रैखिक युग्म कहेंगे। हम लोग इसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। सब लोग हमारी बातें ध्यान से समझें। हम लोग पहले इसका व्यापक रूप ले लेते हैं। तो व्यापक रूप पहला हम लोग जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है। अगर हमारा व्यापक रूप में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म या निकाय इस रूप में दिया गया हो तो हम लोग यह जो निर्धारित करते हैं वह किसके आधार पे करते हैं, गुणांकों, संगत गुणांकों तथा अचर पदों के अनुपातों के आधार पर। संगत गुणांकों तथा अचर पदों के अनुपातों के आधार पर। तो हम लोग जो कॉफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके रेशियोज के आधार पे यह निर्धारित करते हैं कि वह दिया गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है वह संगत समीकरण युग्म को प्रदर्शित कर रहा है कि असंगत। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहला कंसेप्ट ये जानते हैं कि अगर हम लोग a1 और a2 का रेशियो निकालें और b1 और b2 का रेशियो निकालें और दोनों आपस में बराबर ना आए, यानी पहले वाले समीकरण से x का गुणांक दूसरे वाले समीकरण से x का गुणांक का जो अनुपात है, पहले वाले समीकरण से y का गुणांक और दूसरे वाले समीकरण से y के गुणांक का जो अनुपात है, अगर हम लोग इन दोनों का मान निकालें और ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, और जब ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करते हैं तब इनका केवल और केवल एक हल होता है जिसे हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। केवल और केवल एक हल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर हम लोग a1 अपान a2 का मान निकालें वह b1 अपान b2 के बराबर आ जाए और फिर वही c1 अपान c2 के बराबर आ जाए। a1 अपान a2 का मान निकालें, जो मान आए वही b1 अपान b2 का निकालें, वही सेम मान आए, और वही c1 अपान c2 का भी मान आ जाए। यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो ये हमें प्रदर्शित करने लगते हैं संपाती रेखाओं को, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करने लगते हैं। और जब रेखाएं क्या हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं, जब रेखाएं क्या हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं, तब उनके अद्वितीय रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। और तीसरी कंडीशन है, अगर हम लोग a1 अपान a2 का मान निकालें वह b1 अपान b2 के बराबर हो जाए, लेकिन फिर यह c1 अपान c2 के बराबर ना है। यानी a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर हो लेकिन c1 अपान c2 के बराबर ना हो, तब ऐसी स्थिति में यह जो समीकरण युग्म है यह समांतर रेखाओं को निरूपित करने लगते हैं। किसको निरूपित करने लगते हैं,
समांतर रेखाओं को निरूपित करने लगते हैं, और जब दी गई दोनों रेखाएं समांतर रेखाओं को निरूपित करती है तब इसका कोई उभयनिष्ठ हल प्राप्त नहीं होता है। 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 तो हमें तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं, एक प्रतिच्छेदी की, एक संपाती की और एक समांतर की। संपाती होने के लिए तीनों रेशियोज आपस में बराबर होने चाहिए। संपाती होने के लिए पहला दूसरा समांतर होने के लिए पहला दूसरा बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। और प्रतिच्छेदी होने के लिए पहला दूसरा ही आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग तीनों स्थितियां देख ली। अब किस समीकरण युग्म को हम लोग संगत कहेंगे और किस समीकरण युग्म को हम लोग असंगत कहेंगे। जब दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने पर हमें एक या एक से अधिक हल प्राप्त हो, हमें एक या एक से अधिक हल प्राप्त हो रहे हों, एक या एक से अधिक हल प्राप्त हो रहे हों, तब हम लोग उसको संगत कहते हैं। और असंगत कब कहते हैं? जब दिए गए रैखिक समीकरणों को हल करने पर हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। अगर हमें कम से कम एक हल प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग उसको संगत कह देंगे, और जब हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। यानी संगत समीकरण निकाय कब बनेगा? जब हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे, कम से कम एक, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। और कब हम लोग उसको असंगत कह देंगे? जब हमारे पास कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं, पहली वाली स्थिति में यानी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी जब वो प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित कर रहा है तो इसका केवल और केवल एक हल यानी अद्वितीय हल उपलब्ध है। तो इस कंडीशन में हमारा जो समीकरण युग्म दिया गया है इसको हम लोग क्या कहेंगे? संगत कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन अवेलेबल है। संपाती वाले में भी हम लोग देख रहे हैं अद्वितीय रूप से अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात एक से ज्यादा हल प्राप्त हो रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन प्राप्त हो रहे हैं इसलिए इस समीकरण निकाय को या युग्म को भी हम लोग क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। लेकिन तीसरे वाले में हम लोग देख रहे हैं जबकि यह समांतर रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ हल प्राप्त नहीं हो रहा है, और जब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह देंगे? असंगत कह देंगे। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली स्थिति होती है समीकरण युग्म की वह संगत होती है। संपाती वाली जो स्थिति होती है रेखाओं की वह भी संगत होती है। लेकिन जो समांतर वाली स्थिति होती है क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है इसीलिए इस समय समीकरण निकाय क्या होता है? असंगत होता है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पर क्या होगा, जब तीनों बराबर होंगे तब क्या होगा, जब पहला दूसरा रेशियो बराबर हो लेकिन तीसरे के बराबर ना हो तब क्या होगा। तो इस प्रकार आपको एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट दिए गए समीकरण निकाय या युग्म का संगत और असंगत होने की स्थिति कब होगी इसके बारे में कॉफिशिएंट के आधार पे यानी गुणांकों के रेशियो के आधार पे और हम लोग अचर पदों के रेशियो के आधार पे इसको हम लोग अच्छे से समझ पाए। अब हम लोग यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझने के बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्वेश्चंस को समझना शुरू करें। हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस को समझेंगे पहले, और क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू से लेके जितने भी आए हुए हम लोग सबके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 है, 3m + 2 है तथा x = 3m + 2 तथा y = 4 है, क्योंकि पेयर के रूप में होता है, y = 4 है, तब m का मान बताइए। तब m का मान बताइए। तो कह रहा है यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2, y = 4 है, तब m का मान बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x + y = 10 के ये सॉल्यूशन है, लिख देंगे चूंकि x = 3m + 2 तथा y = 4 समीकरण का हल है, इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम लोग बस क्या करेंगे, x और y के जगह पे वैल्यूज रख देंगे। तो x की जगह पे 3m + 2 और y की जगह पे 4 = 10, 3m + 2 = 6 हो जाएगा, 3m = 4 हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 4/3।
तो पहले सवाल का आंसर क्या हो गया 4/3। हमें एक x और y का पेयर दिया गया था जो किसी दिए गए समीकरण का एक हल था, तो हम लोग बस केवल उसमें x और y की वैल्यू रख दिए, तो हमारा क्या आ गया यम आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल को अच्छे से समझने के बाद हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है यदि p बराबर 10, यदि p बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y बराबर 4 तथा 12x + py बराबर -8 का हल होगा अथवा नहीं। इस बात को हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन होगा अथवा नहीं। अभी हम लोग देखे थे जब रेखाएं समांतर की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं केवल तभी उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या यह समांतर की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है क्या। पहला वाला इक्वेशन दिया गया है 6x + 5y बराबर 4। इसको हम लोग लिख देंगे 6x + 5y - 4 बराबर 0। और दूसरा दिया गया है 12x + py बराबर -8 और यहाँ p की वैल्यू 10 दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ 10 रख दें तो हो जाएगा 12x + 10y और इसको पक्षांतर कर देंगे तो +8 बराबर 0 हो जाएगा। अब पहले वाली इक्वेशन से हम लोग a1 b1 c1 की वैल्यू क्या प्राप्त करेंगे, a1 बराबर 6, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -4। दूसरे वाले से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, a2 बराबर 12, b2 बराबर 10 और c2 बराबर 8। अब हम लोग इनका रेशियो ले लेते हैं। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 6/12 यानी 1/2। b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा 5/10 बराबर 1/2 और c1/c2 बराबर हो जाएगा -4/8 यानी -1/2। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इम्प्लाइज दैट a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और यह स्थिति हम जानते हैं कैसी लाइंस की होती है, समांतर रेखाओं की। चूंकि यह जो दी गई कंडीशन है उसमें रेशियो के आधार पे हम लोग देखें यह समांतर रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। अब क्योंकि यह समांतर रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है इसीलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यह पैरेलल लाइन की स्थिति को क्या कर रही है, शो कर रही है यानी प्रदर्शित कर रही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x + ky बराबर 1, 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है, बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है, बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है, बराबर 7 का एक क्या है, अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यह जो समीकरण निकाय दिया गया है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। तब k का मान बताइए। तो हम लोग पहले लिख देंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। तो हमारा दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, 2x + ky बराबर 1। इसको हम लोग लिख देंगे 2x + ky - 1 बराबर 0। यहाँ से हमारा a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा k और c1 आ जाएगा -1। तथा दूसरा क्या दिया गया है, 3x - 5y बराबर 7 यानी 3x - 5y - 7 बराबर 0। तो यहाँ से a2 बराबर आ गया 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7। अब हम लोग इनका रेशियो ले लेंगे, हम लिख देंगे चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है,
चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है और हम लोग जानते हैं जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो इसका मतलब वह प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तब होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इम्प्लाइज दैट a1 की वैल्यू कितना है 2, a2 की वैल्यू कितना है 3 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है k और b2 की वैल्यू कितना है -5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3k इज नॉट इक्वल टू -10, यानी इम्प्लाइज दैट k इज नॉट इक्वल टू -10/3, k इज नॉट इक्वल टू -10/3। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि हम लोग बस केवल k के जगह पे क्या नहीं पुट कर सकते हैं -10/3, तो हम लोग लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू -10/3 के लिए यह एक अद्वितीय हल रखता है। k इज नॉट इक्वल टू -10/3 के लिए यह एक अद्वितीय हल रखता है, यानी -10/3 के अलावा k की हम लोग कोई भी वैल्यू रख दें, इन सभी के लिए यह क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है। यह इस सवाल का हमारे क्या हो जाएगा आंसर, यानी हम लोग k के जगह पे सारी वैल्यू तो रख सकते हैं, केवल क्या नहीं रख सकते हैं -10/3। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग आसानी से इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कर लिए, जो हम लोग अभी सब पढ़े हैं कंडीशन, उसके आधार पे हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 2020 में और 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3x + y = 1, 3x + y = 1 तथा ब्रैकेट में 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। अब यहाँ कंडीशन में दे दिया इसका कोई हल नहीं है समीकरण युग्म का। k का मान बताइए। हम लोग जानते हैं कोई हल कब नहीं होता है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम लोग पैरेलल वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेंगे 3x + y = 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x + y - 1 = 0। यहाँ से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -1 तथा दूसरा दिया गया है 2k - 1 × x और प्लस k - 1 × y और बराबर 2k + 1। इसको भी हम लोग जब इसको बाईं तरफ लेते आएंगे 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y माइनस ब्रैकेट में 2k + 1 = 0। अब हम लोग यहाँ से a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a2 बराबर है 2k - 1, b2 बराबर है k - 1 और c2 बराबर है -2k + 1, -2k + 1। हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई। लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए समांतर रेखा की स्थिति होगी, समांतर रेखाओं की क्या होगी, स्थिति होगी। और जब समांतर रेखाओं की स्थिति होती है तब क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 2k - 1 अपान हो जाएगा k - 1 और इक्वल टू -1 अपान हो जाएगा -2k + 1 और ये नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, जहाँ बराबर वाला इक्वेशन है उन दोनों को सॉल्व कर लेना है। 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3k - 3 इक्वल टू
2k-1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमारा k की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। यानी k के किस मान के लिए पूछा था या कोई हल नहीं रखता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k बराबर 2 के लिए। तो k बराबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझ पाए कि हम लोग किस प्रकार से पढ़े हुए कंसेप्ट को बस आसानी से अप्लाई करके आसानी से सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अनुपातों के आधार पर तुलना करके बताइए कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं अथवा असंगत। हमें क्या करना है, रेशियोज की तुलना करके, यानी अनुपातों के आधार पर रेशियो को तुलना करना है और तुलना करने के आधार पर बताना है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। अभी हम लोग पढ़े थे संगत और असंगत का कंसेप्ट, रेशियो के तुलना के आधार पे बताना है। हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5 तथा 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेंगे। दिया है 3x + 2y बराबर 5, तो इसकी कंपैरिजन हम लोग किससे कर देंगे, की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, जब हम इससे तुलना कर देंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जब हम लोग c1 की वैल्यू निकालेंगे तो c1 बराबर क्या आ जाएगा, हम लोग इसको बाईं तरफ लेते आएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। तो c1 बराबर आ जाएगा -5। अब तथा दूसरे वाले को इसी तरह दिया गया है 2x - 3y = 7 है, -7 = हम लोग 0 लिख देते हैं, की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, जब हम लोग इससे कर देंगे तो हमारा a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर -3 आ जाएगा, c2 बराबर -7 आ जाएगा। अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमसे पूछा है दिया गया समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है। हम लोग जानते हैं पहले इसके लिए हमें रेशियो निकालना पड़ता है, तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/2, b1/b2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2/-3 यानी -2/3, और c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/-7। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं a1/a2 का मान b1/b2 के ही बराबर नहीं है, तो हमें तीसरी कंडीशन लेना ही नहीं होता है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, लिख देंगे। इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। और जब स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, और हम लोग जानते हैं जब प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका एक क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो चूंकि यह प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होगा, और जब इसका एक अद्वितीय हल होगा तो समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा, संगत। समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा, संगत। समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा, संगत। संगत समीकरण निकाय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम लोग रेशियो के द्वारा आसानी से बता दिए कि दिया गया समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx + y बराबर k² तथा x + ky बराबर 1, x + ky बराबर 1 के अनंत रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए
के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरणों के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 तथा एक्स प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर सबसे पहले दिए गए समीकरण निकाय की तुलना हम लोग व्यापक से कर देंगे। तो हमारे पास a1 बराबर k आ जाएगा, b1 बराबर 1 आ जाएगा, c1 बराबर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा तथा a2 बराबर 1 आ जाएगा, b2 बराबर k आ जाएगा और c2 बराबर माइनस 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण युग्म के अनंत रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। हम लोग इसकी वैल्यूज रख देंगे। जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो आ जाएगा k अपान 1 अपान k इक्वल टू माइनस के स्क्वायर अपान माइनस 1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम लोग किन्हीं दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, पहले दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो k अपान 1 इक्वल टू 1 अपान k इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर बराबर 1 इक्वल टू k इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, पूछा था k के किस मान के लिए अनंत रूप से अनेक हल होंगे, तो k बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी k की वैल्यू प्लस या k की वैल्यू माइनस 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक और इसी टाइप का, सब लोग ध्यान से देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुपातों की तुलना के द्वारा बताइए कि अनुपातों की तुलना के द्वारा बताइए कि अनुपातों की तुलना के द्वारा बताइए कि समीकरण युग्म 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 तथा 12x प्लस 9y बराबर 21 किस प्रकार के समीकरण युग्म को निरूपित कर रहा है, किस प्रकार के समीकरण युग्म को निरूपित कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण युग्मों 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 तथा 12x प्लस 9y माइनस 21 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम लोग व्यापक से कंपैरिजन कर देंगे तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, व्यापक से कंपैरिजन करके a1 b1 c1 का मान और a2 b2 c2 का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो a1 बराबर 4 आ जाएगा, b1 बराबर 3 आ जाएगा और c1 बराबर माइनस 7 आ जाएगा तथा इसी तरह a2 बराबर 12 आ जाएगा, b2 बराबर 9 आ जाएगा और c2 बराबर माइनस 21 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। a1 अपान a2 का मान आ जाएगा 4/12 यानी 1/3। b1 अपान b2 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3/9 यानी 1/3। इसी तरह हम लोग c1 बटे c2 निकाल लेंगे, आ जाएगा -7 बटे -21, ये भी कैंसिल होके हो जाएगा 1/3। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 आपस में क्या है, बराबर हैं। और जब यह बराबर होते हैं तो जो रेखाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो इसका मतलब इसका अद्वितीय रूप से अनेक हल होगा। और जब अद्वितीय रूप से अनेक हल होता है इसका मतलब समीकरण निकाय कैसा होता है,
संगत होता है, संगत होता है। तो पूछा था बताइए किस प्रकार के समीकरण युग्म को निरूपित कर रहा है समीकरण युग्म, तो आप कह देंगे संगत समीकरण युग्म को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है, क्योंकि रेखाएं संपाती की स्थिति दिखा रही हैं तो द्वितीय रूप से अनेक हल होगा, इसीलिए समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे कंसेप्ट के ऊपर सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए कि रेखाएं कब संगत होंगी, कब असंगत होंगी, कब वह संपाती है, कब वह समांतर है, कब वह प्रतिच्छेदी है। इसके ऊपर सारे सवाल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक की बातों को अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियां। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड के ऊपर बात करते हैं। करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक देखिए सब लोग कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियां। अब लोगों को अलजेब्रिक मेथड के बारे में सीखना है। अपने सिलेबस के अनुसार केवल 2 ही विधि ऐसी है जिसके ऊपर हमें अपने सॉल्यूशंस को करना है बीजगणितीय विधि में। एक प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी विलोपन विधि है यानी एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों के ऊपर चर्चा करनी है सिलेबस के अनुसार। वैसे सिलेबस में तो एक तीसरी विधि भी है, लेकिन उसके ऊपर इस बार निर्धारित पाठ्यक्रम में उसके ऊपर प्रश्न आने के लिए नहीं कहा गया है। और तीसरी जो है उसको भी आप लोग देख लीजिए, ब्रज गुणनखंड विधि यानी क्रॉस, जो मल्टीप्लिकेशन या फैक्टराइजेशन मेथड है, क्रॉस वाली ब्रज गुणनखंड विधि वो वाली। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 3 है जिसमें हम लोग बेसिकली पहली और दूसरी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, पहला समीकरण दिया गया होता है तथा दूसरा समीकरण दिया गया होता है। क्योंकि युग्म की बात कर रहे हैं तो पहले और दूसरे समीकरण जो दिए गए होते हैं यक्स और वाई के पदों में, हम लोगों को क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से यक्स का मान चाहे वाई के पदों में चाहे वाई का मान यक्स के पदों में निकाल लेना होता है और उस वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देना होता है, जिससे दूसरा समीकरण एक ही चर में आ जाता है। अब उसको हल करके हम पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जिस चर के रूप में वो परिवर्तित हो गया, और जब एक चर की वैल्यू आ जाती है तो हम उसका मान किसी भी समीकरण में रख के दूसरे का मान निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार से इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कह देते हैं। यानी जब हम चरों को प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में वैल्यू ग्रहण करते हैं तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि क्या है, पहला समीकरण दिया रहता है, दूसरा समीकरण दिया रहता है, दोनों को ऊपर और नीचे इस प्रकार लिख लेते हैं जो यक्स और वाई के टर्म में दिए गए होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि में चाहे यक्स वाले कॉफिशिएंट को चाहे वाई वाले कॉफिशिएंट में से किसी एक को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होती है उस इक्वेशन में उतना गुणा या भाग कर लेते हैं। अब जब हमारा कोई एक कॉफिशिएंट बैलेंस हो जाता है चाहे यक्स का चाहे वाई का, तो हम लोग आवश्यकता अनुसार या तो समीकरणों को जोड़ देते हैं या तो समीकरणों को घटा देते हैं। अब इसके कारण एक जो हमारा वेरिएबल होता है वह कैंसिल हो जाता है। अब दूसरा वाला जो बचता है हम लोग पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर जब एक की वैल्यू आ जाती है तो फिर हम लोग दूसरे या पहले किसी समीकरण में उसका मान रख के जो बचा हुआ चर होता है उसका मान निकाल लेते हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कह देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कर देते हैं, केवल वैल्यू को एक चर से दूसरे चर में परिवर्तित करके मान निकालते हैं, और विलोपन वाले में हम लोग क्या करते हैं, विलोपन वाले में हम लोग किसी एक के कॉफिशिएंट को बैलेंस करके जोड़ घटा के जैसा आवश्यकता होता है उसकी वैल्यू ग्रहण कर लेते हैं। अब हम लोग बोर्ड परीक्षा में आए हुए इन पर सवाल देखते हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं, हमारा दिया गया है पहला क्वेश्चन, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारा समीकरण निकाय क्या है, x प्लस 2y बराबर 19 तथा माइनस x प्लस 2y बराबर 1।
अब अगर हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यहाँ पे आप लोग प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ जाइएगा, इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन को लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 19 से पहला समीकरण, और माइनस x प्लस 2y बराबर 1 ये दूसरा समीकरण। हम लोग प्रतिस्थापन विधि जब हल करते हैं तो किसी एक चर के मान को दूसरे के पदों में प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x के मान को y के पदों में लिख देंगे। तो x प्लस 2y बराबर 19 है, तो x बराबर आ जाएगा 19 माइनस 2y। अब हम लोग x के मान को उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर माइनस ऑफ x के जगह पे 19 माइनस 2y प्लस 2y और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम लोग माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 19 प्लस 2y प्लस 2y बराबर 1। यहाँ 2 और 2 4y हो गया, और उसको उधर भेज देंगे 20 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार हम लोग y की वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस y का जो मान हमें प्राप्त हुआ, अब ये हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम लोग y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। जब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस और 2 पचे 10 और बराबर कितना, 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। और इस प्रकार हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ पाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता दिए किस प्रकार से अप्लाई करनी है। हम एक क्वेश्चन विलोपन विधि के ऊपर लेते हैं, और वो भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, सब लोग ध्यान से देखें। अब अगला सवाल है जो हमारा, रैखिक समीकरण युग्म को किस विधि से हल करना है। इस बार आपकी हम लोगों को विलोपन विधि से हल करना है। पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमें किस विधि से करना है, विलोपन विधि से करना। और हमारा क्या दिया गया है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा दिया गया है x माइनस y/3 और इक्वल टू कितना दिया गया है, 3। हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। हम आपको सिखाते हैं विलोपन विधि से कैसे किया जाता है। पहले हम लोग दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, ये पहला समीकरण और ये दूसरा। अब हम लोग किसी एक को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरे वाले में x का गुणांक 1 है और पहले वाले में देख रहे हैं हम लोग x/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे, जिससे 2 से 2 कट जाएगा, जिससे हमारा x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण में 1 में, तो यहाँ x आ जाएगा और प्लस 4y/3 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। अब ये हमारा नया समीकरण आ गया, मान लेते हैं 3 आ गया। अब हम लोग समीकरण 2 और 3 को देख रहे हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है, सेम है, x का कोफिशिएंट 1 है। हम दोनों को घटा देंगे तो माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। y/3 में -y/3 और -4y/3 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो जाएगा -5y/3 इक्वल टू 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -y/3 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा -3। अब हम लोग y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, क्योंकि 1 से ही तीसरा आया है तो हम लोग तीनों में से किसी में रख सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 2 में नॉर्मली रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 और बराबर कितना, 3। तो ये कट जाएगा, तो x + 1 बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x बराबर 2 और y बराबर -3। तो उम्मीद करते हैं आपको विलोपन विधि भी समझ में आई होगी कि इसमें हमें बस क्या करना होता है, कोफिशिएंट को बैलेंस कर देना होता है और हमारा आसानी से क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों सवालों को अच्छे से समझने के बाद एक प्रतिस्थापन के ऊपर आधारित और एक विलोपन के ऊपर आधारित हम करना क्या है, हम लोग ये बात अच्छे से समझ पाए। हम लोग लेते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा है इसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा
को हल कीजिए तथा, इस बार ये नहीं बताया कि इस मेथड से करना है, तो हम लोग दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे कहा है तथा यम का मान ज्ञात कीजिए, तथा यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 है, जिसके लिए y बराबर mx+3 है। तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरणों को हल करेंगे। 2x + 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण, और 2x - 4y बराबर -24, ये दूसरा समीकरण। हम लोग इसको विलोपन से अगर हल करें तो हम लोग देख रहे हैं दोनों में x का कोएफिशिएंट बैलेंस है, हम लोग डायरेक्ट घटा देते हैं, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7y हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 35, ये दोनों कैंसिल होके y बराबर 5 आ जाएगा। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हो जाएगा 2x + 15 बराबर 11, 2x बराबर -4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया, x बराबर -2 और कॉमा y बराबर 5। अब कह रहा है पहले इसको हल कीजिए, तो हम लोग हल कर दिए, x y का मान निकाल लिए। कह रहा है अब यम का वह मान बताइए जिसके लिए y बराबर mx+c। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है y बराबर mx+c, इसमें हम लोग x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें यम का प्राप्त हो जाएगा मान। तो हम लोग लिख देंगे इसको दिए गए समीकरण में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर, तो हमारा हो जाएगा y की जगह पे 5 और m गुणे -2 और +3, तो हो जाएगा 5 बराबर -2m + 3, तो यहाँ 2 आ जाएगा बराबर -2m, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी कितना, -1, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सभी प्रकार के नियमों के ऊपर चर्चा करने के बाद और सभी मेथड के ऊपर चर्चा करने के बाद कि हम लोग उसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह विलोपन की बात हो, चाहे वह प्रतिस्थापन की बात हो, हम लोग दोनों प्रकार की बातों को अच्छे से समझ गए। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए शाब्दिक प्रश्न पढ़ते हैं। शाब्दिक प्रश्न का मतलब हो गया जो हमें हिंदी में पहले दिए गए होते हैं, उसे हमें पहले इक्वेशन बनाना होता है और फिर बनाने के बाद उसे हल करना होता है। तो हम लोग अब उसके इबारती प्रश्न इसको कह दें, चाहे शाब्दिक प्रश्न कह दें, हम लोग अब उसकी चर्चा करते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सब लोग ध्यान से देखते जाए। पहला सवाल है शाब्दिक का, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अगर इस सवाल को लगाना चाहें तो हम लोग मान लेते हैं, माना दोनों संख्याएं क्रमशः x और y हैं। माना दोनों संख्याएं क्रमशः x और y, हम लोग मान के चलते हैं x बड़ा है किससे, y से, हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो x वाली बड़ी है, तो जो बड़ी होगी वह दूसरे की अपेक्षा बड़ी होगी। तो कह रहा है प्रश्नानुसार हमें दो कंडीशन दिया है, कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो जो बड़ी है उसमें छोटी घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 26। ये पहला हो गया इक्वेशन। और दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो जो बड़ी होगी, ये संख्या बड़ी है और किसकी, y की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y हो जाएगा। यह 2 हो गया समीकरण। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, जहाँ x है वहाँ 3y लिख देंगे, 3y - y = 26, 2y = 26, तो ये कैंसिल होके y बराबर 13 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो x - 13 बराबर 26 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 39। अब हमसे कह रहा था संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 39 आ गया, और y बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। इस प्रकार जो हमारी पहली संख्या है वह 39 हो गई, और जो हमारी दूसरी संख्या है वह हमारी कितना हो गई, 13 हो गई। और यही सवाल का क्या हो गया, आंसर।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, शाब्दिक का दूसरा प्रश्न लिखते हैं। जो लल्ला हमारा दूसरा प्रश्न उसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के एक संख्या के अंकों का योग 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान से देखें, 2 संख्या का ऊपर एक क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हम लोग इसका कंसेप्ट आराम से इस सवाल में देखते हैं, समझते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग दो अंकों की संख्या हम जानते हैं, या इकाई और दहाई का अंक पाया जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। अगर इकाई का अंक x हो, दहाई का अंक y हो, तब संख्या निकालने का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। तो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगे 10 गुणे y और प्लस x, यानी आ गया 10y प्लस x। तो अगर हमें 2 अंकों की संख्या कभी भी निकालनी होगी तो हम लोग इस वाले फॉर्मेट का प्रयोग कर देंगे, 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। यहाँ से हम लोग आसानी से अपनी 2 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारी संख्या आ गई कितनी, 10y प्लस x। अब यही हम लोग निकाल लेते हैं अंकों को पलटने पर बनी संख्या। जब हम लोग अंकों को पलट देंगे तो हो जाएगा 10 गुणे x प्लस y, यानी इकाई को दहाई के स्थान पे कर देंगे और दहाई को इकाई के स्थान पे कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी 10x प्लस y। अब हम लोग प्रश्नानुसार पे चलते हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक अगर x और y हैं तो x प्लस y बराबर 9 है, ये हमारी पहली कंडीशन दिया है। और दूसरा कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारे पास है 10y प्लस x, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलटने पर बनी संख्या 10xy है, कह रहा है इसके 2 गुने के क्या है, बराबर है। संख्या का जो 9 गुना है अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के क्या है, बराबर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 90y प्लस 9x, यहाँ आ जाएगा 20x प्लस 2y। तो हम लोग x वाला उधर लेते जाएंगे, y वाला इधर लेते आएंगे। 90 में से 2 घटाएंगे तो 88y हो जाएगा, और इधर 20 में से 9 घटाएंगे तो 11x हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा, जब हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 8y। हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8y यहाँ से हमारे निकल के आ जाएगा। अब हम लोग यह जो x का मान आया इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। x के जगह पे 8y और प्लस y बराबर 9, तो यहाँ 9y बराबर 9 हो जाएगा, कट के y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारा y की वैल्यू निकल के चली आई। अब हम लोग y के मान को, जो हमारा ये निकल के आया था x बराबर 8y, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणे 1, यानी 8 आ गया। हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई, x की और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। लिख देंगे अतः संख्या बराबर हमारी संख्या क्या थी, 10y प्लस x, यानी 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी 10 प्लस 8, और 10 और 8 मिलके क्या होता है, 18। तो हमारी वह संख्या क्या हो गई, 18 हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। हम लोग इबारती यानी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम अच्छे से कर चुके हैं और इसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है परीक्षा में ही आया हुआ है, हम लोग उसको लेते हैं। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है,
1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। और फिर कह रहा है वह 1/4 हो जाती है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। करा तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग मान लेते हैं माना वह भिन्न x बटे y है, क्योंकि भिन्न जो होती है वह अंश बटे हर के रूप में होती है। अब हम लोग यह मान लेते हैं तथा x बटे y है, वह भिन्न क्या है, x बटे y है। अब हम लोग प्रश्नानुसार 2 कंडीशन दिया, हम लोग दोनों कंडीशन देखते हैं। कह रहा है कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो हम लोग अंश में से अगर 1 घटा दें तो x - 1/y हो जाएगा और वह भिन्न 1/3 हो जाएगी। तो इक्वेशन हो जाएगा 3x - 3 = y, यानी 3x - y = 3। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा कह रहा है कंडीशन वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x अपान हर में हम लोग 8 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/4। तो हमारे पास आ जाएगा 4x बराबर y + 8, यानी 4x - y बराबर 8। तो हमारे पास 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए। हम लोग इन दोनों इक्वेशन को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग जब दोनों समीकरण ऊपर नीचे लिखेंगे, पहला है 3x - y बराबर 3 और दूसरा है 4x - y बराबर 8। हम लोग दोनों समीकरण घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ -x हो गया, यहाँ -5 हो गया, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 5। x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दिए तो हो गया 15 - y बराबर 3 - y बराबर -12। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 12। हमें x और y मिल गया, लिख देंगे अतः वह भिन्न बराबर x बटे y की जगह क्या हो जाएगा, 5/12। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात भी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो भी 2 अंकों की संख्या के ऊपर आधारित और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आने का इसका चांस रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है हमारा 2 अंकों की बनी एक संख्या, 2 अंकों की बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। आगे करा यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तब संख्या ज्ञात कीजिए। तब संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग देखते हैं, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक पाया जाता था। हम लोग पहले मान लेंगे माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x। हम लोग मान लेंगे माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x। हम लोग मान के चल रहे हैं जो x है वह y से क्या है, बड़ा है। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, इसको संख्या कह दिया जाए चाहे मूल संख्या कह दिया जाए, दोनों में से किसी का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो संख्या क्या आ जाएगी, 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो हमारे पास आ जाएगा 10x और प्लस y। अब अंकों को
पलटने पर बनी नई संख्या हो जाएगा 10 गुणे वाई प्लस यक्स, यानी 10y प्लस यक्स। अब हम लोग प्रश्नानुसार लेते हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो यक्स को हम लोग बड़ा मान के चले हैं, तो यक्स माइनस वाई बराबर 2 हो गया, यह पहला इक्वेशन। और कह रहा है संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का योग 66 है। तो संख्या हमारे पास क्या थी 10x प्लस वाई, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या आई 10y प्लस एक्स, दोनों का योग कितना है 66। तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। जब हम लोग 11 से भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 6। हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 8 आ जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमारा y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। तो इस प्रकार हम x y निकाल लिए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई से 10 गुणे 4 प्लस 2, यानी 10 चौक को 40 और 2 क्या हो जाएगी 42। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार आपको ये वाला सवाल अच्छे समझ में आया होगा और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वाला क्वेश्चन जो है ये भी 2 अंकों की संख्या पर आधारित है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब लोग ध्यान से अगले वाले क्वेश्चन को समझेंगे। और अगला क्वेश्चन कौन सा है 6th नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। आगे करा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या से 27 अधिक है तब वह संख्या बताइए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिर 2 अंकों की संख्या कहा है तो हम लोग मान लेते हैं माना इकाई का अंक बराबर यक्स तथा दहाई का अंक बराबर वाई। तो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस यक्स। अंकों को परस्पर बदलने पर नई संख्या क्या आ जाएगी 10x प्लस वाई। अब प्रश्नानुसार कह रहा अंकों का योग क्या है 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9 है, पहला इक्वेशन। और फिर क्या कह रहा है हमसे कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी जो नई वाली संख्या है वह पहले वाली संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगी 10y प्लस यक्स और प्लस 27। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9x और माइनस 9y बराबर 27। जब हम लोग 9 से भाग दे देंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। यह दूसरा समीकरण हो गया। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 12 तो x बराबर 6 आ जाएगा। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी। अब हमारे पास तब संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस यक्स। अतः संख्या बराबर 10y प्लस यक्स, 10 गुणे 3 और प्लस यक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगी संख्या 36 आ जाएगी। और यही सवाल का परम सत्य क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। किसकी उम्र पिता की उम्र
पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दो वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तब दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तब दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है, यानी आयु बतानी है। हम लोग देखते हैं जब आयु के ऊपर आधारित सवाल आते हैं तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, इस सवाल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दोनों की वर्तमान उम्र। तो मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। वर्तमान आयु की अगर पहले की बात की जाती है तो हम लोग हमेशा क्या कर देते हैं, उतना माइनस कर देते हैं। और वर्तमान उम्र के बाद की अगर बात की जाती है तो हम लोग जितने की बात की जाती है उतना क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। प्रेजेंट एज जो रहेगी, पहले निकालना रहेगा तो उतना माइनस कर देंगे। अगर आफ्टर पूछेगा प्रेजेंट एज के तो हम लोग उतना ऐड कर देंगे। अब तो हमसे कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो अगर हम लोग सबसे पहले 2 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन निकाल लें, 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी? अगर आज x वर्ष है, 2 वर्ष पूर्व क्या रही होगी, x - 2 वर्ष। और अगर आज पुत्र की आयु y वर्ष है तो 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे सर जी y - 2। अब हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं। कह रहा है पहला कंडीशन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र क्या है, x, पुत्र की उम्र क्या है, y, और इसकी कई गुनी, 7 गुनी। तो x बराबर 7y, पहला इक्वेशन हो गया। और फिर कह रहा 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी है, x - 2। कह रहा पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। पुत्र की उम्र y - 2 का कई गुना, 13 गुना। तो ये हो जाएगा x - 2 = 13y - 26। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - 13y = -24। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो x के जगह पे 7y हो जाएगा। तो हो जाएगा 7y - 13y बराबर -24। तो यहाँ आ जाएगा -6y बराबर -24। ये कैंसिल होके y बराबर 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर आ जाएगा 7 × 4 बराबर 28। तो हम x और y का मान निकाल लिए। तो इस प्रकार अतः पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई, पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई, हम लोग x माने थे तो 28 वर्ष हो गई। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास हो जाएगी 4 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। फिर कह रहा है तथा वह 1/4 हो जाती है तथा वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से
एक घटाया जाता है तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं माना हुआ भिन्न x बटे y है। अब हम लोग प्रश्नानुसार कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन है अगर उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 3 बराबर y, यानी 3x - y बराबर -3। यह पहला इक्वेशन हो गया। फिर करा जब उसके हर में से एक घटाया जाता है तब वो 1/4 हो जाती है। अगर हर में से हम लोग एक घटा दें तो वह 1/4 हो जाएगी। तो हो जाएगा 4x बराबर y - 1, यानी 4x - y बराबर -1। समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 इतना है और समीकरण 2 हमारा 4x - y बराबर -1। अब हम लोग जो इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -x बराबर -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और -y बराबर -3 हो जाएगा। तो -y बराबर -9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। अब हमारे पास x और y निकल गए। हम लोग लिख देंगे अतः वह भिन्न बराबर x की जगह पे 2 और y की जगह पे 9। हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/9। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 1 9 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 44 किलोमीटर जाती है। आगे कह रहा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा के अनुकूल जाती है तब धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना स्थिर जल में नाव की चाल, इसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तब अब अगर हम लोग नाव की x मान लिए, धारा की y मान लिए, तब धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी। जब हम लोग अनुकूल दिशा लेते हैं धारा की तो हम लोग नाव की चाल में उसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तथा जब हम लोग धारा की प्रतिकूल दिशा में लेंगे तो हम लोग नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा।
तो हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे, जब धारा की दिशा में लेंगे तब हमेशा नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ेंगे, और जब धारा की प्रतिकूल दिशा लेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब प्रश्नानुसार पे हम आते हैं। हमें दो स्थितियां दिया है, कह रहा है 10 घंटे में अनुकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगते हैं। तो पहली कंडीशन में जो हमें टोटल टाइम दिया है T1 प्लस T2 का, वह कितना दिया है, 10 आवर दिया है। और दूसरी स्थिति जो है, जो हमारी द्वितीय स्थिति है, उसमें हम लोग देख रहे हैं टोटल 13 घंटे लग रहा है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो इस कंडीशन में जो टोटल टाइम है T1 प्लस T2, वो हमारे पास कितना है, 13 आवर है। अब हम लोग समय बराबर क्या जानते हैं, हम लोग चाल बराबर जानते हैं दूरी बटे समय, और यहाँ से हम लोग समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे चाल। तो हम लोग पहली कंडीशन में अगर देखें तो हमारे पास धारा के प्रतिकूल कितना जाना है, 30 किलोमीटर। तो T1 के जगह पे है 30 और बटे ये हमारी दूरी हो गई। चाल हमारी कितना है, हमारी चाल है, जब हम लोग धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगी, x माइनस वाई और प्लस हमारा देखते हैं T2 समय कितना है, हमारे पास 44 किलोमीटर की डिस्टेंस, और जब अनुकूल समय लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, अनुकूल जब हम लोग चाल लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो प्रतिकूल जाने में लगा समय 30 बटे एक्स माइनस वाई और अनुकूल जाने में 44 बटे एक्स प्लस वाई, और टोटल कितना है, 10। तो ये हमारी पहली कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार हमें दूसरी कंडीशन क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे धारा के प्रतिकूल व 40 किलोमीटर जा रहा है, तो समय तो हमारे पास देखिए जब हम लोग समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 40 किलोमीटर, और प्रतिकूल है इसीलिए नीचे हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस यहाँ पे दूरी है 55 और अनुकूल है तो x प्लस वाई हो जाएगा, और बराबर कितना है, 13। तो इस प्रकार से हमें दोनों स्थितियां प्राप्त हो गई। पहली स्थिति में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में टोटल समय 10 घंटे का, और दूसरी स्थिति में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में टोटल समय कितना लगा, 13 घंटा। अब हम लोग इन दोनों स्थितियों को जब हल करने जाते हैं तो हम लोग दो प्रतिस्थापन पहले कर लेते हैं। माना 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर v। 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर v। तो हमारा पहला क्या आ जाएगा, जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 और इसके जगह पे v और प्लस 44 इसके जगह पे u और बराबर 10। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। और जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 40v और प्लस 55u और बराबर कितना हो गया, 13। ये हमारा हो गया समीकरण 4 और ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब हम लोग इन दोनों को हल करके पहले u और v का मान निकालेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सब लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग इसको हल करके पहले u और v का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी सहायता से x और y का मान निकालेंगे। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आया है, हमारे पास आया है 30v प्लस 44u इक्वल टू 10, ये हमारा तीसरा समीकरण है। और चौथा हमारे पास है 40v और प्लस 55u इक्वल टू 13। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग v वाले को अगर बैलेंस करें तो हमें तीसरे समीकरण में 4 का गुणा करना पड़ेगा और चौथे वाले में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 120 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 120v और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 176u और बराबर हो जाएगा 40। ये हमारा पांचवा समीकरण हो गया। और जो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 120v और यहाँ पे हो जाएगा 165u और बराबर 39। अब हम लोग देख रहे हैं हमारा पांचवा और छठवां समीकरण इस प्रकार प्राप्त हुआ कि इसमें v वैलेंस है कोफिशिएंट, तो हम लोग इसको घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11u और बराबर 1। तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/11। अब हम लोग u का मान समीकरण रख देते हैं किसमें, u का मान हम लोग लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। अगर u का मान हम लोग समीकरण 3 में रख दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30v
और प्लस 44 गुणे 1/11 और बराबर 10। तो यहाँ हमारा कट के 4 हो जाएगा, तो 30v बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ से हमारे पास v बराबर आ जाएगा 6/30। तो इसका मतलब v बराबर आ जाएगा 1/5, v बराबर आ जाएगा 1/5। अब हमारे पास u और v की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम लोग इस u और v के मान को जो यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए थे, इसको 1/x + y बराबर u और 1/x - y बराबर v इसमें पुट कर देंगे। जब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम लोग माने थे 1/x + y बराबर u, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x + y बराबर 1/11। u की जगह पे 1/11 लिख देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x + y बराबर 11। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 7। और हम लोग माने थे 1/x - y बराबर v, तो 1/x - y बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा x - y बराबर 5। ये हमारा हो गया समीकरण 8। अब हम इन दोनों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। x + y बराबर 11 और x - y बराबर 5। तो हम लोग इन दोनों को हल करते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 16 हो जाएगा, तो कट के x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और हम लोग अगर x के मान को समीकरण 7 में रख दें तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा 11 - 8 बराबर 3। तो इस प्रकार हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो हम लोग लिख देंगे अतः नाव की चाल बराबर, अतः स्थिर जल में नाव की चाल बराबर 8 मतलब क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा स्थिर जल में धारा की चाल बराबर y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी, पूरा चैप्टर आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो हम लोग यहाँ इस प्रकार हम लोग 3 चैप्टर अच्छे से अपना कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक की बातों को आप लोग अच्छे से लिख डालिएगा और बार बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।